बेटा इन्फिनेटिव को स्टार्ट करना है, फुल इन्फिनेटिव पर डिस्कस करें। सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब स्टार्ट किया है। वर्ब में ही हम नॉन फिनिट्स पढ़ रहे हैं, नॉन फिनिट्स में ही हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच किसकी, इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें ना बेटा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, ये होता क्या है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। देखने में ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता जरूर है, पर ये कार्य करता है नाउन का। नाउन यानी नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी वर्क। जिस भी शब्द जो है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, कार्य का करना या होना बताते हैं, यही हम इन्हें वर्ब कहते हैं, और जो नेमिंग वर्ड्स है इन्हें हम नाउन कहते हैं। अब अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, तो बेटा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। अच्छा, इसकी अगर पोजीशंस की बात करें, हमने इसकी पोजीशंस भी पढ़ ली है। पोजीशंस इसकी चार प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट बनकर आता है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तीसरा ये बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में आता है, और लास्ट आता है प्रीपोजिशन अबाउट के तुरंत बाद। अब मैटर ये है यहाँ पर कि जो प्रीपोजिशंस है, सॉरी प्रीपोजिशन अबाउट है, अबाउट के तुरंत बाद आपको टू प्लस वर्ब देखने को मिलेगा। अब ये हो गई पोजीशंस। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स में। टाइप्स यानी प्रकारों की अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव दो प्रकार में डिवाइडेड है, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फुल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में बेयर इन्फिनेटिव पर डिस्कस कर चुके हैं। बेयर इन्फिनेटिव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके तीन ही यूजेस देखने को मिलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है संख्या में 11, है ना। दो मॉडल को हम छोड़ देते हैं, यूज्ड टू और टू को, क्योंकि उसमें टू लग जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा 6 वर्ब, लेट, मेक, बिड, सी, हियर, नोटिस। 6 वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। इसके बाद हमने ना कुछ फ्रेजेस पर डिस्कस किया, जैसे हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सिंगर देन, नथिंग बट। इनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब ये तो थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ये रिवीजन था। अब हम आगे बढ़ते हैं फुल इन्फिनेटिव पर बेटा। तो ये जो फुल इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। अगर इसके यूजर्स की बात करें ना बेटा, तो इसके ओवरऑल 4 यूजर्स हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहले ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ना ऑप्शनल होती है, कभी आती है तो कभी नहीं आती। तो हमने बोला भैया जब तुम कभी आते हो या कभी नहीं आते हो, तो तुम एक काम करो, तुम छुट्टी पर चले जाओ। इसके बाद आता है कौन बेटा, मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब अगर हमारी सेंटेंस में है, तो इसके तुरंत बाद के पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमने पोजीशन में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर फुल इन्फिनेटिव आ सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम ये पढ़ेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बेटा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बाद मेन वर्ब। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब को छुट्टी पर पहुंचा दिया है ना। इसके बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद पहले आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट में मिलेगा नाउन या प्रोनाउन, और उस ऑब्जेक्ट के बाद का पोजीशन होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे कि मैडम जो आपने 4 पोजीशंस इंफिनिटिव की पढ़ाई है, उसमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पढ़ाई, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई, क्या क्या, एक सब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की, और एक बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की, और एक अबाउट के तुरंत बाद की। तो ऐसे कितने पोजीशंस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, 4 पोजीशंस पर, है ना। अब उसमें ये वाली पोजीशन तो आ गई कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये तो दिख रहा है। लेकिन मुझे बड़ा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है पोजीशन में। तो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, इस बात को पहले अपन इसको पहले क्लियर करेंगे। तो बेटा आपने जब बेयर इन्फिनिटिव पढ़ा, बेयर इन्फिनिटिव में आपने 6 वर्ब पढ़े। कौन कौन सी 6 वर्ब थी वो, लेट, मेक, बिड, सी, हियर, नोटिस। के बाद क्या आता था, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता था, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा ये वाली पोजीशन ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की ही थी, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की ही थी। और यहाँ पर कौन बैठा है अभी फिलहाल,
बेयर इंफिनिटिव। जब इस स्थान पर बेयर इंफिनिटिव बैठ सकता है तो इस स्थान पर फुल इंफिनिटिव भी आ सकता है। तो ये दोनों जगह जो है, एक तो तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस, और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्लेस। पहले तो ये क्लियर करो कि दोनों स्थानों पर फुल इंफिनिटिव हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो क्या, कई बार क्या होता है, बच्चे ने जैसे जिस दिन 4 पोजीशंस पढ़ा रहे थे उस दिन की क्लास लगा लिया। अब बच्चे का माइंड सेट है कि पोजीशन कहाँ होगी, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद। अब मान लो उसको मेन वर्ब के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में इंफिनिटिव दिख रहा है, तो वो कहता है ये पोजीशन ही गलत है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, तो ये भी हम इसे भी ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसे भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। पर एग्जैक्ट पोजीशन का कोई नाम होता है ना, तो उसका एग्जैक्ट नाम है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी को ऐसा बोलेंगे ना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो बंदा समझ जाएगा कि मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में आप जिस भी शब्द को कह रहे हैं वो है, यानी जैसे इन्फिनिटिव को कह रहे हैं तो वो है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब सबसे पहले ना हमको 4 यूजेस पढ़ने हैं। 4 यूजेस में हमारे जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स के 2 यूजेस ये है। तो इसमें से पहले कोई पढ़ा जाए, बात को अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, तो एक एक चीजें क्लियर होगी, नहीं तो एक साथ सारे कुछ में तकलीफ हो जाएगी। बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमें क्या मिलने वाला है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फुल इंफिनिटिव। तो यहाँ आने वाला जो मेन वर्ब होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जिनके तुरंत बाद हमें फुल इंफिनिटिव देखने को मिल सकता है। तो बेटा कुछ लगभग, जैसे अभी आपने को लेट मेक बिड वाली कितनी वर्ब पढ़े, 6, ऐसे ही ना यहाँ पर लगभग 17-18 वर्ब्स है जिनको हमको याद करना है या फिर रेडी करना है। अब वो वर्ब कौन कौन सी है यहाँ देखिएगा, है ना। मैं इसको अल्फाबेटिकली वाइज अरेंज कर रही हूँ, ए से लेकर जेड तक, ताकि याद करने में भी इजी पड़े और पहचानने में भी, है ना। जैसे ए अल्फाबेट से ना 4 वर्ब है, एग्री, अपीयर, अटेंड और एफर्ट। 4 वर्ब कौन कौन सी है बेटा, देखो, एग्री, अपीयर, अटेंड, एफर्ट, ये ए अल्फाबेट से 4 वर्ब है। इसके बाद आता है बी। बी अल्फाबेट से आपको सिर्फ एक ही वर्ब याद करना है, बिगिन। बी से क्या, बिगिन। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो अल्फाबेट मिला सी। सी अल्फाबेट से ना बेटा 4 वर्ब है, देखो कौन सी, केयर, चांस, चूज और कंटिन्यू। सी अल्फाबेट से कितनी वर्ब पढ़ो साथ में, केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। एक बार और, केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। इसके बाद डी अल्फाबेट से 2 वर्ब है, डिजायर और डिसाइड। कौन कौन सी बेटा, डिजायर और डिसाइड। डी अल्फाबेट से 2 वर्ब कौन कौन सी, डिजायर और डिसाइड। डी के बाद आता है ई, है ना। ई अल्फाबेट से यहाँ कोई भी वर्ब नहीं है। ई के बाद आता है एफ। एफ से होता है फॉरगेट। एफ से क्या मिलता है, फॉरगेट। अभी सभी के मीनिंग्स भी बताएंगे, है ना। एफ के बाद आता है जी। जी से कोई नहीं है। एच से 3 वर्ब्स है, कौन कौन सी है, ध्यान से देखो, हेजिटेट, होप, हैपन। फिर से बोलेंगे, हेजिटेट, होप, हैपन। एक बार और, हेजिटेट, होप, हैपन। जी एच के बाद आई। आई से एक वर्ब है बेटा, इंटेंट। आई से क्या मिलेगा, इंटेंट। आई के बाद आता है जे के एल, पूछ लेंगे। एम से है मैनेज। एम से क्या है, मैनेज। फिर एम के बाद आता है एन। एन से कोई नहीं है, पी से है। पी से 2 वर्ब है, प्रीफर और प्रॉमिस। प्रीफर और प्रॉमिस। पी के बाद चलो तो क्यू से कोई वर्ब नहीं है, आर से है। आर से है रेफ्यूज, ठीक है। आर के बाद एस से कुछ नहीं है, टी से है ट्राई। टी से ट्राई। इसके बाद आता है डब्ल्यू से वांट और विश। इतनी वर्ब्स होती है जिनके तुरंत बाद आपको 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। मिल सकता है, नहीं मिलता ही है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, समझने, टू अंडरस्टैंड, ना लेने का मीनिंग देता है हमारा इंफिनिटिव।
फुल इंफिनिटिव पर है हम, तो यहाँ पर क्या है, फुल इंफिनिटिव जो है वो नॉन एनी का मीनिंग देता है, और हम क्या कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जब भी किसी भी सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बोलते हैं तो वो लास्ट में ओ की मात्रा का मीनिंग देता है, और इंफिनिटिव किसका देता है, ना में आ की मात्रा का। तो समझने की कोशिश करो। आपने सुना होगा वांट टू, विश टू, ऐसे कुछ वर्ब्स है ये जिनके बाद आपको टू प्लस वर्ब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैटर ये है कि मैडम ये याद कैसे होगी, अभी हो जाएगा 1 मिनट के बाद, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं याद करूंगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैडम पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 बातों के लिए तो हम लोग यहाँ मेन बैठे हैं बेटा, एक तो हमारे नॉलेज पर्पज से, स्पोकन पर्पज से, और तीसरी चीज की भाई एग्जाम भी तो क्रैक करना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान से देखना है ना। एक क्वेश्चन आया है पेपर में, ऐसा लिखा था बेटा, बिगिन वर्किंग एंड टू से, एसएससी का पेपर है, ऐसे ऑब्लिक ऑब्लिक पैटर्न पर चलते हैं, एरर बोलते हैं, 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्टेनो वाले बच्चों को ये 10 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले ना बेटा एक बात बताइए, मैंने ये एग्री से लेकर विश तक के वर्ब्स के सारे, हर वर्ब अपने 3 फॉर्म में होती है, मैंने कौन से फॉर्म लिखे, फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मान लो हम पढ़ाई जब करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म को लेकर रूल याद रख लेते हैं, अगर एग्जाम में उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म आया तो रूल वही रहेगा या बदल जाएगा, रूल तो वही रहेगा ना। वर्ब के फॉर्म बदलने से टेंस बदलता, वर्ब के फॉर्म बदलने से टेंस बदलता है, रूल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ देखो हम पढ़ रहे हैं बी से बिगिन, एग्जामिनर ने पूछ लिया बिगिन, तो 3 फॉर्म होते हैं, बिगिन, बिगेन, बिगन, सेकंड फॉर्म आया पास्ट टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमें पता होना चाहिए बी से बिगिन, बिगिन के बाद क्या आता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एग्जामिनर ने क्या लिख कर दिया है, वर्ब में सीधे सीधे गलत, टू वर्ब होना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे जिनको ये वर्ब भी याद नहीं, जैसे आप ही लोगों की क्लास में जब आए आपको क्या पता कि बिगिन के बाद कौन सी वर्ब आती है, नहीं मालूम। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता होता है ना, उनको एक रूल जरूर पता होता है कि जब जब किसी भी सेंटेंस में एंड दिखे, एंड एक कंजंक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि एंड का रूल चलता है, अगर एंड के पहले वर्ब फर्स्ट है तो एंड के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, एंड के पहले सेकंड है तो बाद में भी सेकंड, पहले थर्ड है तो बाद में भी थर्ड, और पहले आईएनजी है तो बाद में भी। अब बच्चा क्या करता है, उसको ये नहीं मतलब कि बिगिन आई कि क्या वर्ब है या क्या इसमें रूल लगा है, वो सीधे देखता है एंड, एंड के पहले बिगिन तो एंड के बाद से, ए बी सी डी पोर्शन आया सी, गलती किसमें थी, बी में, पर बच्चे ने तो अटेंड किया, रूल के अकॉर्डिंग किया। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग रूल के अकॉर्डिंग ही करना चाहते हैं फिर भी हमारा आंसर गलत हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता गलती कैसे हुई। हमने एंड के रूल को तो देखा पर दूसरा रूल तो हम देखना ही भूल गए ना। यहाँ पर एंड के रूल के साथ साथ आपको ध्यान पहले यहाँ पे रखना है कि भाई बिगिन आया है और बिगिन को चाहिए फुल इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब का, तो जब आप इसको टू वर्ब करोगे तो सीधा सीधा पोर्शन बदल गया। जब आप इसे टू वर्ब करोगे तो सपोज आपका ए या बी पोर्शन है तो आप सीधे देखो ना बेटा, एंड के पहले टू वर्ब और एंड के बाद टू से। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब बिगिन वर्ब याद हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे एफ से फॉरगेट, हेजिटेट आया, होप आया, हैपन आया, ये कुछ वर्ब्स है, अगर ये आते हैं तो इनके बाद आपको टू प्लस वर्ब लगाना। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है पेपर में, देखो ध्यान से, ऐसा लिखा था एंजॉय टेलिंग स्टोरीज, इसके नीचे कर दिया अंडरलाइन, ऑप्शंस टू टेल स्टोरीज, बी टू नरेट स्टोरीज, सी टू एक्सप्लेन स्टोरीज, और लास्ट नो इम्प्रूवमेंट। एक बात बता दे, जो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है ये एरर पैटर्न के कहलाते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा,
इसमें क्या होता है, पूरा सेंटेंस लिखा होता है और A B C D 4 पोर्शंस डिवाइड कर दिए जाते हैं। आपको जहां भी ऐसा लग रहा है गलती है, एरर का मतलब हिंदी में होता है गलती, तो वहां आपको गलतियों को ढूंढना रहता है। जहां भी गड़बड़ लग रही है ABCD जो लग रहा है पोर्शन को आप ABCD ऑप्शन में करके टिक कर दो। ऐसा ही ये होते हैं, ये भी पूरा वाक्य लिखा होता है, सेंटेंस लिखा होता है और कुछ वर्ड्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देता है, और जहां अंडरलाइन करता है ना वहां पे 4 ऑप्शंस आपको दे देता है हेल्प के लिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो लिखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, और आपको ऐसा लग रहा है नहीं जो ये लिखा है वो गलत है, तो आपके लिए 3 ऑप्शंस वो देता है, फिर आप किसी भी एक को क्लिक करें। ठीक है, तो आप चेक करिए क्या लिखा है, एंजॉय टेलिंग स्टोरीज। आप देखो एंजॉय किस अल्फाबेट की वर्ब है, ई अल्फाबेट की। आप यहां से देखिए सी डी ई, यही क्या था, डिजायर डिसाइड, डी से 2 वर्ग है, अगर ई अल्फाबेट से कोई वर्ब होती तो वो यहां होती बेटा। हमने इंफिनिटिव की लिस्ट में ई अल्फाबेट से कोई वर्ब लिखे ही नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि ई अल्फाबेट से यदि कोई भी वर्ब स्टार्ट हो रही है, ई अल्फाबेट से कोई भी वर्ब स्टार्ट हो रही है तो उस वर्ब के बाद कभी भी फुल इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, टू टेल, टू नरेट, टू एक्सप्लेन, आंसर इज टेलिंग। मतलब इंफिनिटिव के बाद अगला टॉपिक हमें पढ़ना है जीरंड। जीरंड होता है वर्ब में आईएनजी, तो जिन वर्ब्स के साथ इंफिनिटिव आ रहे हैं उनके साथ जीरंड नहीं आएंगे, और जिनके साथ जीरंड आ रहे हैं उनके साथ इंफिनिटिव नहीं आएंगे। तो जितनी वर्ब्स यहाँ लिखी है आपके सामने, इन वर्ब्स के बाद इंफिनिटिव आता है, और इसी अल्फाबेट से, जैसे डी अल्फाबेट से कोई और वर्ब आ गई या ए अल्फाबेट से कोई और वर्ब आ गई, अगर वो वर्ब आ जाए तो फिर जीरंड यूज होता है, फिर इंफिनिटिव यूज नहीं। कम शब्दों की पढ़ाई है, ढेर सारा नहीं पढ़ना है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो ध्यान से, सीजीएल के पेपर में ऐसा लिखा है, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, बस इतना ही है बेटा एरर, सीजीएल के पेपर का एरर, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। तो सबसे पहले ना एक्सक्यूज नाम के वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एक्सक्यूज मी, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद क्या आ गया, इंटरप्टिंग। अब आप थोड़ा सा एक यहाँ पर कॉमन सेंस यूज कीजिए। अभी आपने 6 वर्ब पढ़कर आए, वो कौन कौन सी 6 वर्ब साथ में बोलेंगे, लेट, मेक, बिड, सी, हियर, नोटिस, के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का पर्सन। अब आप ये बताइए, सपोज यहाँ लेट, मेक, बिड, सी, हियर, नोटिस होता तो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके बाद हम इसे इंटरप्ट कर देते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते, पर ये रूल हमारा यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि वो वर्ब मिली ही नहीं। अच्छा, अब आप दूसरा देखिए, यहाँ पर ना ई अल्फाबेट से देखिए कोई वर्ब दिख रही है क्या, नहीं, और हमें पता है कि जब जब ई अल्फाबेट की वर्ब आती है तो उसके बाद इंफिनिटिव, फुल और डेयर दोनों ही नहीं आते। तो यहाँ पर ये जो है, आप अगर इसे टू इंटरप्ट भी करते तो ई अल्फाबेट की वर्ब मिलती तो करते। तो इसका मतलब ये है कि ई अल्फाबेट की वर्ब के बाद कौन आता है, जीरंड आता है। जीरंड यानी वर्ब में आईएनजी, ये इंटरप्टिंग आईएनजी करेक्ट लिखा है, तो आंसर जाएगा लोअर। वो जीरंड के रूल में ही आता है। इंफिनिटिव का ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के लिए अलग बॉक्स है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग बॉक्स है, यहाँ 2 स्ट्रक्चर्स है इंफिनिटिव में। जीरंड का ऐसा है कि तुरंत बाद भी आ जाए और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाए, तो एक ही बॉक्स है। अभी जीरंड पर भी आ रहा है, ये क्लियर हुआ। अब पता है बेटा, एक क्वेश्चन ऐसे आया है, इस टाइप से लिखा था, होप टू बिकम डॉक्टर। मतलब सेंटेंस इतना नहीं है, सेंटेंस और काफी था, पर अपन अपने वर्ब को लेकर बात कर रहे हैं। किसी पेपर में एरर था, होप टू बिकम अ डॉक्टर। अब सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले हमको रूल पता है, एच अल्फाबेट से हमारे पास कितनी बॉक्स है, 3। कौन कौन सी, हेसिटेट, होप, हैपन। इस वर्ब के बाद क्या मिलना चाहिए, मिल रहा है, तो ये सही है। एटलीस्ट आप सही और गलत को तो पहचान पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए। फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ध्यान से देखना, तरीका सिखा रहे हैं।
मान लो एक वर्ग में ये जो लिखी है इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है। और हमने जो वर्ग को याद करना है, 4 वर्ग, एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट। आप बताइए ये एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट है क्या? अगर होता तो 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, नहीं है इसीलिए वर्ब में पढ़ाई करने का तरीका बता रही हूँ कि फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे मान लो एक वर्ब आ गई है, इसको क्या लिखा है पढ़ना नहीं है, बस इसका अल्फाबेट देखो एम। एम अल्फाबेट से हम क्या करते हैं? मैनेज, ये वाली पढ़ना है। एम से क्या है? मैनेज है क्या? होता तो 2 प्लस वर्ब, नहीं है तो ऐसे ही अगर एक वर्ब आ गई, क्या लिखा है पढ़ना नहीं है, बस अल्फाबेट देखो पी। पी से हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रेफर, प्रॉमिस। पी से क्या पढ़ते हैं? प्रेफर, प्रॉमिस। प्रेफर, प्रॉमिस दिखे तो 2 प्लस वर्ब का, ना दिखे तो लिखा है प्रेफर, प्रॉमिस, नहीं। ऐसे ही मान लो एक वर्ब के मिल जाए, अल्फाबेट देखो डी। डी से हमने क्या क्या करना है? डिजायर, डिसाइड है। डिजायर, डिसाइड है ये? नहीं है। होता तो 2 प्लस वर्ब, नहीं है तो वर्ब में। तो इस प्रकार से आपको वर्ब का डिसीजन देना। पहले जो भी वर्ब लिखी है उसको चेक कर लो और अपनी बॉक्स में जाके चेक करो। अगर अपनी वर्ब वहां पे मिल जाए तो 2 प्लस वर्ब, ना मिले तो वर्ब में आईएनजी। अब मैडम अपनी वर्ब में चेक करेंगे, अपनी वर्ब मतलब जिनको हम भी याद करेंगे, याद है नहीं अभी आपको, इनको याद करना है और आज जाने से पहले आपको ये याद हो जाए। तो कैसे याद करना उसका तरीका देखो। सबसे पहले हम कहेंगे ए अल्फाबेट से कितनी वर्ब है बेटा? 4। कौन कौन सी? एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट। एक बार और बोलेंगे एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट। फिर से बोलेंगे एग्री, अपीयर, अटेम्प्ट, एफर्ट। बी से बिगिन, 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 बी से बिगिन। सी से केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। फिर से केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। एक बार और केयर, चांस, चूज, कंटिन्यू। डी से डिजायर, डिसाइड। एक बार और बोलेंगे डिजायर, डिसाइड। क्या बोले? डिजायर, डिसाइड। फिर से बोलेंगे डिजायर, डिसाइड। एफ से फॉरगेट, एफ से फॉरगेट, एफ से फॉरगेट। एच से हेजिटेट, होप, हैव फन। फिर से बोलेंगे बेटा हेजिटेट, होप, हैव फन। एच से हेजिटेट, होप, हैव फन। आई से आई से आई से आई से आई से एम से एम से एम से एम से एम से पी से पी से प्रेफर, प्रॉमिस। एक बार बोलेंगे आर से आर से आर से आर से टी से टी से टी से डब्ल्यू से डब्ल्यू से कितनी वर्ब्स है जिनके तुरंत बाद हमको 2 प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना है? ये ज्यादा जरूरी। वर्ब पढ़ ली, बोले क्या लगाना है, बोले नहीं मालूम, क्या के लिए पढ़े आप इतनी सारी वर्ब्स है ना, तो इनके तुरंत बाद क्या लगाना है? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब्स के अलावा इन्हीं अल्फाबेट से कोई दूसरी वर्ब मिल जाए तो वर्ब में लगाना है आईएनजी। जीरन ऐसे ही हो जाएगा बेटा आपका रेडी। जीरन को अलग से नहीं पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैडम छोड़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, बट आपको जीरन को जब आप जीरन हम स्टार्ट करेंगे ना तो आप कहोगे हाँ ये भी तो मेरे को आता है, हाँ ये भी तो आता है, मतलब एक ऐसा लगेगा आप रिवीजन क्लास में बैठे। तो जीरन में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जीरन ऐसे देखते देखते आपको आने लगे। पर उसके लिए किसमें पकड़ होनी चाहिए? इंफिनिटिव में। किसी एक को तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। तो चलिए फिर से हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखो, क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद फुल इंफिनिटिव का जब यूज हम करते हैं तो वो मेन वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती है या होना चाहिए। तो एक यहाँ पर देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो कहीं पर लिखा मिल जाए he has decided leaving this place। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए he has
हैजर्ड को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैजर्ड को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, डिजायर और डिसाइड को चाहिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ लिखा है वर्ब में आईएनजी, सीधे सीधे इनकरेक्ट है। क्या होगा करेक्ट? He has decided to leave this place. वह इस जगह को छोड़ने के लिए उसने डिसाइड किया है। तो बेटा ना में आ की मात्रा ना जो नी का मीनिंग ये देता है। ठीक है, तो दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। एक बार बिना देखे बोलो ना वर्ब, बोलो ए अल्फाबेट से कितनी वर्ब? कौन कौन सी? बी से, बी से, बी से, सी से, एक बार और, डी से, डी से, एफ से, एच से, एच से, आई से, आई से, एम से, एम से, जी से, सी से, आर से, आर से, सी से, ई से, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से। तो यार जब आए थे और जब यहाँ लिखा था तो ऐसा लग रहा था कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे। बहुत कठिन काम नहीं होता है ना। वर्ब जैसा चैप्टर तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर, नई नई चीजें निकल कर आती है। पर वही है, मन है तो सब कुछ है, मन ही नहीं है पढ़ने का तो फिर वो सब बेकार है ना। चलिए, ये तो हो गया पहला यूज है ना। टोटल 4 यूजेस हमको पढ़ने हैं। सेकेंड यूज की तरफ चल रहे हैं, पर ध्यान से यहाँ पर अभी समझना। राइटिंग वर्क हम करवाएंगे आपको। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कौन से होती है? हेल्पिंग वर्ब को छुट्टी पर पहुंचाया है, अब कौन आया? मेन वर्ब जिसमें होता है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में आता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होना बेटा कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, या इसकी वर्ब्स को भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आप कहोगे मैम वर्ब तो अभी से स्टार्ट हुआ, हमने कहाँ पढ़ा? तो ये हमने पढ़ा है बेटा नरेशन। ये स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा है? अब देखो कैसे पढ़ा है ना, तो थोड़ा नरेशन को रिकॉल करते हैं ताकि नरेशन की चीजें एक बार याद हो गई ना तो आपको इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो नरेशन में कुछ इस टाइप का फॉर्मेट चलता है। यहाँ लिखा होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, याद आया? 6 प्रकार की स्पीच होती है। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं? सेड को सेड लिखते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। डबल इन्वर्टेड को हटाकर सन का नियम लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन, और टेंस बदलने का रूल आता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। अच्छा, दूसरी स्पीच हम देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, सिंगल इंटरोगेटिव लिखते। इसमें हम क्या करते हैं? सेड आए या सेड टू आए, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। याद आया? डबल इन्वर्टेड को हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, सन का नियम लगाते हैं, टेंस बदलते हैं और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। तीसरा हमने यूज पढ़ा या तीसरा टाइप पढ़ा जो WH के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम डबल इंटरोगेटिव। इनमें भी रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदला जाता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसी WH के वर्ड को लिख देते हैं जो प्रश्न में लिखा हुआ होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की बात होती है, सन का नियम लगा देते हैं, टेंस बदल देते हैं। इसके बाद अगला टाइप हमने पढ़ा जो एक्सक्लेमेटरी होते थे, जिनकी स्टार्टिंग हुर्रे, ब्रावो, वाओ, एक्सेलेंट, ओह, आह, अलास या फिर वॉटा से होती है। तो हम इसमें क्या करते थे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज। डबल इन्वर्टेड को हटाकर दैट लगाते थे, सन का नियम लगाते थे, टेंस बदलते थे। इसके बाद अगला स्पीच हम देखते थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव होते हैं इच्छा सूचक का, जिनकी स्टार्टिंग मे यू से होती है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे जो आशीर्वाद, शुभकामनाएं या श्राप देने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो आशीर्वाद वाले सेंटेंस को विज्ड में बदलते थे, सॉरी ब्लेस्ड में, शुभकामना वालों को विज्ड में और श्राप वालों को कर्स्ड में। डबल इन्वर्टेड को हटाकर सन का नियम लगाते थे और टेंस बदलते थे। अब जो लास्ट टाइप होता था ना, अब इसको छठवां प्रकार, ये होता था इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपैरेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। 3 प्रकार की बातों को बताता था बेटा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन यानी एडवाइस। ठीक है, अब एक सेंटेंस भी बना के देख लेते हैं कि हमने नरेशन कैसे चेंज किया। He said to me, bring a glass of water. एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाने का क्या है, आदेश, प्रार्थना या सलाह? आदेश है। आदेश को हमने किसमें बदला, तो ये सेंटेंस ऐसे बदलता था, He ordered me, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ नया शब्द हम हर बार जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, अफर्मेटिव में दैट, सिंगल इंटरोगेटिव में इफ या वेदर, डबल इंटरोगेटिव में वही WH का वर्ड, एक्सक्लेमेटरी में दैट, ऑप्टेटिव में भी दैट, और इंपैरेटिव में टू या नॉट टू, टू या नॉट टू। नरेशन की लास्ट क्लास को देखना, टू या नॉट टू, और बाकी के सेंटेंस को जैसे का वैसा लिख देते हैं। ये बनकर तैयार हुई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, इंपैरेटिव सेंटेंस की। अब आप इंपैरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखिए और आपके स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर देखिए और दोनों को मैच कीजिए। ही सब्जेक्ट, एस मेन वर्ब, ऑर्डर ऑब्जेक्ट, तो जितने भी नरेशन की वर्ब्स हैं, अब नरेशन को क्यों याद किया, वहां से मदद लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए। जितने भी नरेशंस की मेन वर्ब है वो सब आप यहां लगा दो, और उस मेन वर्ब की स्पेशलिटी होती है बेटा कि उस वर्ब को जितनी जरूरत सब्जेक्ट की है ना, उतनी ही जरूरत ऑब्जेक्ट की भी होती है, और फिर आपको इंफिनिटिव को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में यूज करना। तो यहाँ नरेशन की वर्ब्स कौन कौन सी है, तो बेटा नरेशन की वर्ब्स आपको आती है, देखो कौन कौन सी। ये पूरा रिकॉल इसलिए किया सिर्फ कि एक बार आपको ये आ जाए कि नरेशन की वर्ब ही सेकंड स्ट्रक्चर की मेन वर्ब्स है। तो जैसे अभी एग्री अपीयर को रट्टा मारा ना, वैसे आपको एक्स्ट्रा इसको याद नहीं करना। ठीक है, देखो कैसे नरेशन में कौन कौन सी वर्ब मिलती थी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, आस्क में चेंज किया, आस्क, अलाउ, परमिट। जैसा ऑर्डर वैसे कमांड, जैसे सजेस्ट वैसे एडवाइस, जैसे रिक्वेस्ट वैसे बैग, बैग यानी निवेदन करना। ठीक है, कंपेल, कंपेल यानी, अब 2-3 वर्ड्स एक्स्ट्रा है इसमें, ध्यान रखिएगा। कंपेल यानी होता है विवश करना, कंपेल का वर्ड हो गया, इनवाइट, टेल और टीच। ये जितनी वर्ब्स आपको दिख रही है ना बेटा, ये सारे वर्ब की स्पेशलिटी है, इनको जितनी जरूरत सब्जेक्ट की है ना, उतनी ही जरूरत ऑब्जेक्ट की भी है, और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में कौन आता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे, देखो, ऑर्डर यानी आदेश देना, जिसने आदेश दिया वो सब्जेक्ट, लेकिन किसी ना किसी को तो दिया ना बेटा, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड यू, आई मतलब मैंने दिया और जिसको दिया वो ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आगे देखो, रिक्वेस्ट, जिसने रिक्वेस्ट किया वो सब्जेक्ट और जिससे किया वो ऑब्जेक्ट, जिसने सलाह दिया वो सब्जेक्ट और जिसको दिया वो ऑब्जेक्ट, जिसने पूछा वो सब्जेक्ट और जिससे पूछा वो ऑब्जेक्ट, जिसने परमिट किया, अलाउ किया वो सब्जेक्ट और जिसको किया, कमांड भी सेम हो गया। अच्छा, कंपेल यानी विवश करना, जिसने विवश किया वो सब्जेक्ट और जिसको किया वो ऑब्जेक्ट। इसमें एक वर्ड होती है एनकरेज, प्रोत्साहित करना, जिसने एनकरेज किया वो सब्जेक्ट और जिसको किया वो ऑब्जेक्ट। इनवाइट, जिसने इनवाइट किया वो सब्जेक्ट और जिसको किया वो ऑब्जेक्ट, जिसने पढ़ाया वो सब्जेक्ट और जिसको पढ़ाया वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इस वर्ब की स्पेशलिटी है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं,
सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जिस कार्य को करने के लिए आपने सामने वाले को परमिट किया, ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, वो आता है फुल इन्फिनिटिव बनकर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल में हम कहेंगे ही कंपेल्ड हर, उसने, किसी लड़के ने उसको, किसी लड़की को विवश किया, किस लिए, टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ने के लिए। तो यहां पर ये आ गया मेन वर्ब के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में फुल इन्फिनिटिव। क्लियर बेटा? तो ये आपको वर्ब अलग से याद नहीं करना है, ये सब नरेशन की वर्ब्स है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आस्क, अलाउ, परमिट, एडवाइस, अपना टेल, टीच, 3-4 वर्ब बस एक्स्ट्रा याद करना है, एनकरेज, कंपेल और टीच। टोल्ड में बदलते हैं वो सेड टू को, टेल याद है आपको। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है, और अगर इनकेस कई बार दिमाग से निकल भी जाए, स्लिप हो जाए, तो वर्ब के मीनिंग पर जाना और ऐसा बोल लेना किसने किया, किसको किया। ठीक है ना? तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिन्हें हम नरेशन की वर्ब बोलकर याद कर लेंगे, और अलग से इस पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं करना है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 यूजेस अभी और है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कल की क्लास में कवर करेंगे। और इनका ये पूरा नोट कर लीजिए आप। इसके बाद ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कुछ रूल्स अलग होते हैं, उस पर भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? तो कल की क्लास स्पेशल है भाई।